जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम ऋणात्मक एवं धनात्मक विचलन शो करने वाले जो अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके अलावा असामान्य आणविक द्रव्यमान और वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अनादर्श विलयन के धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर। राउल्ट के नियम से जो विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिक्विड्स को अनादर्श विलयन कहते हैं। और अगर राउल्ट के नियम से पॉजिटिव उसका डेविएशन है तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं, और अगर नेगेटिव है, राउल्ट के नियम के जो मान आ रहे हैं उससे कम है मान, तो वो ऋणात्मक विचलन कहलाता है। इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। जो धनात्मक विचलन है, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। P1 इज ग्रेटर देन P1x1, मतलब राउल्ट के नियम से जो वैल्यूज़ आ रही हैं उससे अधिक वैल्यूज़ दर्शाते हैं ये। और जबकि ऋणात्मक विचलन में ये राउल्ट के नियम से प्राप्त जो मान है उससे इनका मान कम होता है। तो इस केस में हम देख रहे हैं प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, जो कि राउल्ट के मान से पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा है और नेगेटिव डेविएशन में कम है। सेकेंड पॉइंट, विलयन का आयतन विलेय तथा विलायक के कुल आयतन से अधिक होता है। पॉजिटिव डेविएशन में जो वी मिक्सिंग है, डेल वी मिक्सिंग, वो पॉजिटिव वैल्यू आती है उसकी। विलयन का नेगेटिव डेविएशन के केस में विलयन का आयतन विलेय तथा विलायक के कुल आयतन से कम होता है। डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। अगला पॉइंट, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है धनात्मक विचलन में, और ऋणात्मक विचलन में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। धनात्मक विचलन में विलयन के घटकों के मध्य आकर्षण शुद्ध घटकों की तुलना में कम होता है। नेगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन के केस में विलयन के घटकों के मध्य आकर्षण शुद्ध घटकों की तुलना में अधिक होता है। पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जाम्पल है C2H5OH अल्कोहल प्लस जल, और नेगेटिव डेविएशन के केस में है क्लोरोफॉर्म। अगला टॉपिक है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स या स्थिर क्वांति मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण, द्विअंगी मिश्रण, जिसमें कि दो चीज़ें हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जिनके द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संगठन समान होता है। दो विलयन भी हो सकते हैं और स्थिर क्वांति मिश्रण के दोनों घटकों को प्रभावी आसवन से पृथक पृथक नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए 95% इथाइल अल्कोहल और 5% जल का को साथ मिलाकर जो मिश्रण बनता है वो एक स्थिर क्वांति मिश्रण है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, और इनका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण, मिनिमल बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और दूसरे प्रकार का है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण, जिसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। जो पहले प्रकार का है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण, जिसमें ऐसे स्थिर क्वांति मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम हो जाता है। उदाहरण के लिए 95% अल्कोहल और 5% H2O का जो क्वथनांक है वो 351 केल्विन होता है, जो कि दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है। शुद्ध इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक 351.5 तथा शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये स्थिर क्वांति मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है। उदाहरण के लिए 68%
HNO3 प्लस 32% जल का जो मिश्रण है जिसका कि क्वथनांक 393.5 केल्विन है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। शुद्ध HNO3 का क्वथनांक 359 केल्विन है एवं शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। ये अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी मिश्रण जो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है अणुसंख्यक गुण। ऐसे गुण जो कि संख्या पर, विलेय के संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुण कहते हैं या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसे कि हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा प्रकार है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा जो है वो परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसका दाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है और इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम दिया, जिसके अनुसार जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। अवाष्पशील विलेय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। माना शुद्ध विलायक व विलयन के वाष्प दाब क्रमशः P01 तथा P1 है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा P01 माइनस P1 अपॉन P01। माना कि विलयन में विलायक व विलेय के मूलों की संख्या क्रमशः N1 एवं N2 है तथा उनके मूल अंश या मूल प्रभाज क्रमशः x1 व x2 है, तो विलेय के मूल x1 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा। x1 जो कि मूल प्रभाज है विलेय का। राउल्ट के नियम से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जो इस सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। तनु विलयन के लिए N1 जो है N2 से बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर हम N2 को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P01 माइनस P1 अपॉन P01 बराबर हो जाएगा N2 बाय N1, जहाँ की N1 W1 बाय M1 है और N2 W2 बाय M2 है। तो इस तरह से ये जो सूत्र हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा, जिसकी सहायता से हम आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो अणुसंख्या गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। विलयन के वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर रखने के लिए विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ता है, अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। ये ग्राफ है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक कम है और जो विलयन है उसका क्वथनांक ज़्यादा है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल TB से प्रदर्शित किया गया है।
TB माइनस T0B मीन्स शुद्ध विलायक का कम है और जो विलयन है उसका अधिक है। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट के लिए है और नीचे वाला जो ग्राफ है सॉल्यूशन का है। और ये ग्राफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब और ताप के मध्य खींचा गया है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। डेल TB इज इक्वल टू m KB। यहाँ KB जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यदि m की वैल्यू 1 हो या m 1 मोलल हो तब डेल TB बराबर KB हो जाता है। एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि m बराबर W2 अपॉन W1 M2 इंटू 1000 होता है, तो हम m की जगह ये मान रख देंगे। तो इस तरह से ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये सूत्र हो जाएगा डेल TB का, जो कि क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र है। और इसकी सहायता से भी हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तीसरा जो अनुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, जिससे विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में कम ताप पर जमता है। अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इन दोनों के अंतर को डेल TF से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसे हम इस ग्राफ द्वारा देख सकते हैं जिसमें कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य ये ग्राफ खींचा गया है। इसमें जो ऊपर वाला कर्व है वो सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का, और नीचे वाला जो कर्व है वो सॉल्यूशन का है। तो जो TF है जहाँ पर ये मीट हो रहा है, जहाँ पर जो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो विलयन के लिए है, और जो T0F है जो कि एक विलायक के लिए है, शुद्ध विलायक के लिए, जिसका कि मान अधिक है। इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और इसे सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। डेल TF बराबर m इंटू KF, जहाँ KF मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक है। डेल TF बराबर KF। यदि m की वैल्यू 1 मोलल हो तो डेल TF हिमांक में अवनमन KF के बराबर होता है। एक मोलल विलयन में हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। चूँकि m बराबर W2 अपॉन W1 M2 इंटू 1000 होता है, तो हम इस सूत्र में जब m की जगह पर ये रख देते हैं तो इस तरह से सूत्र बन जाता है जो कि हिमांक में अवनमन के लिए है। अगला जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब है। किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं की कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। और जो विलायक हैं, जिन विलायक के अणुओं द्वारा जो अर्ध पारगम्य झिल्ली पर दबाव पड़ता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। या हम उसे इस परासरण दाब को इस तरह से भी कह सकते हैं कि परासरण को रोकने के लिए जितना भी दाब लगाया जाता है जिससे कि विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार न कर सके, उस दाब को भी परासरण दाब कहा जा सकता है। परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए वॉन हॉफ नाम के वैज्ञानिक ने निम्न समीकरण दिया था, जिसकी सहायता से हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण है πV = nRT, जो कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT से रिलेटेड है। क्योंकि जब सॉल्यूशंस बहुत डाइल्यूट होते हैं, बहुत तनु होते हैं, तब वे
गैसों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, गैसों के जैसे बिहेव करने लगते हैं और वो आदर्श गैस समीकरण उन पर लागू होता है। इसलिए यहाँ पर पाई वी इज इक्वल टू NRT लिया है, जो कि पाई परासरण दाब है, वी विलयन का आयतन लीटर में है, N विलेय के मोल हैं और R जो है गैस नियतांक है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 0.08212 एटमॉस्फेरिक केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स होती है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं इसे, पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन V। N अपॉन V, N जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं और V आयतन है, तो इसको ये सांद्रता होती है N अपॉन V, जो कि C से जिसे हम डिनोट करते हैं सांद्रता बराबर C बराबर N बाई V। तो इस फॉर्मूले में अगर हम N बाई V की जगह C रख देते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये पाई बराबर CRT हो जाता है, जहाँ C विलयन का सांद्रण है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं पाई V बराबर RT W2 अपॉन M2, जो कि W2 और M2, W2 विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है और M2 विलेय का आणविक द्रव्यमान है। तो इस तरह से जो कि W2 अपॉन M2 जो कि नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, विलेय के मोलों की संख्या होती है। तो N की जगह हम अगर W2 अपॉन M2 ले लें तो ये सूत्र पाई V बराबर RT W2 अपॉन M2 हो जाएगा। विसरण तथा परासरण में अंतर। विसरण का उदाहरण देखा होगा, जब हम कमरे के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाते हैं या कोई परफ्यूम छिड़कते हैं तो कुछ ही देर में कमरे के दूसरे कॉर्नर तक भी वो खुशबू पहुंच जाती है। तो ऐसा विसरण की वजह से होता है। और परासरण में ये विलायक के कणों के मूवमेंट की वजह से होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली हम उसको बोलते हैं, जो वन साइडेड फ्लो को सपोर्ट करती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में विलायक के कण का मूवमेंट अलाउ करती है। इसमें अंतर देखेंगे हम विसरण और परासरण। विसरण जिसे कि डिफ्यूजन कहा जाता है, परासरण ऑस्मोसिस है। तो विसरण में किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है परासरण में। और विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। परासरण में ऐसा नहीं होता। परासरण में इसमें सिर्फ विलायक के अणु ही कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं जिसमें कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो कि अगर अणुओं की संख्या में कुछ परिवर्तन होता है तो उनके जो गुणधर्म, उन पे डिपेंडेंट जो दूसरे फैक्टर्स हैं, गुणधर्म हैं, उनके वैल्यूज़ में भी चेंज आ जाता है, जैसे कि मोलर मास में या मोलर द्रव्यमान में। और वो अपने जो प्रेक्षित मान है उसके प्रायोगिक मान से अलग दिखाई देने लगता है और इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान। अणु संख्या गुणों की सहायता से विलेय का सही अनुभार तभी ज्ञात कर सकते हैं जब निम्न परिस्थिति हो। पहली परिस्थिति, जब विलयन तनु होना चाहिए तथा राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी जो परिस्थिति है, विलयन में विलेय पदार्थ का न तो वियोजन होना चाहिए न ही संगुणन होना चाहिए। जब परिस्थितियाँ ये दोनों प्रकार की रहती हैं तब अनुभार सही वैल्यू आती है, उसकी सही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब ये कंडीशंस को फॉलो नहीं करते वो, तब अनुभार में कुछ अंतर आ जाता है, जो उसका प्रेक्षित मान है वो अलग हो जाता है और इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वांट ऑफ गुणांक, ये जो है
अणु संख्या गुणधर्म में जो परिवर्तन हो जाता है अणुओं के वियोजन या संयोजन की वजह से, तो उसको करेक्ट करने के लिए वॉन हॉफ ने एक गुणांक दिया था जिसे कि वॉन हॉफ फैक्टर या वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। असामान्य मूलत द्रव्यमान के मानों की व्याख्या करने के लिए या असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म के मानों की व्याख्या करने के लिए वॉन हॉफ ने एक नए गुणांक का समावेश किया जिसे कि हम वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वॉन हॉफ गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है। वॉन हॉफ गुणांक I बराबर विलेय के प्रेक्षित मोल बटे विलेय का सैद्धांतिक मोल, I बराबर विलेय के प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म डिवाइडेड बाय विलेय के सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म। तो प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों का रेशियो लेते हैं और उसे I कहा जाता है। तो पहले केस में प्रेशर के मानों में जो अंतर है उसका रेशियो लिया गया है और दूसरे केस में हम देख रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान लिया गया है। तीसरे केस में हम देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑब्जर्व्ड वैल्यू और प्रेक्षित मान, इन दोनों में ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्रेक्षित मान और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है सैद्धांतिक वैल्यू है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है ये I बराबर N0 अपॉन NT, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। अणु संख्या गुण के सभी मान विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः I बराबर विलेय के सैद्धांतिक अणुभार बटे विलेय का प्रेक्षित अणुभार इंटू वॉन हॉफ गुणांक। अभी तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है वॉन हॉफ घटक I या वॉन हॉफ फैक्टर को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है। अगला प्रश्न वॉन हॉफ समीकरण लिखिए, वॉन हॉफ इक्वेशन लिखना है इसमें और इसकी सहायता से अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के दो उदाहरण लिखिए। राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ऐसे वाले 2 विलयन के उदाहरण लिखने हैं। अगला प्रश्न धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। विसरण मीन्स डिफ्यूजन और परासरण मीन्स ऑस्मोसिस, इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं ये बताना है, अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगला प्रश्न राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करना है इसमें। अगला प्रश्न स्थिर क्वांति मिश्रण जिसे कि एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं ये क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न क्वथनांक के उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान में संबंध लिखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है ये बताना है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज या सही विकल्प चुनने वाले हैं, तो आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इनका सही उत्तर देना है। पहला प्रश्न विलेय की मोलल सांद्रता वाले विलयन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा यदि विलायक, मैक्सिमम कौन से केस में होगा मोलल कॉन्सेंट्रेशन ये बताना है आपको। फर्स्ट जो है इथाइल अल्कोहल है, सेकंड जो है वो एसीटोन, थर्ड बेंजीन और फोर्थ क्लोरोफॉर्म, इनमें से राइट ऑप्शन आपको टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन समान परासरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। पहला अति परासरी या हाइपरटोनिक, दूसरा अल्प परासरी या हाइपोटोनिक, तीसरा सम परासरी या आइसोटोनिक और चौथा जो है नॉर्मल सॉल्यूशन। तो इसमें से आपको सही उत्तर देना है। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।